नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्पर्श भाग 1 क्लास 9 का पाठ कीचड़ का काव्य का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को कीचड़ का काव्य का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सबको आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है, कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती। मतलब यहाँ पर लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि कीचड़ जो होता है इसके प्रति लोगों की सहानुभूति क्यों नहीं होती है, मतलब लोग कीचड़ को नापसंद क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है, कीचड़ के प्रति लोगों की सहानुभूति इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग इसे गंदा समझते हैं। वे समझते हैं कि कीचड़ से शरीर गंदा हो जाता है। कीचड़ का छींटा अगर शरीर पर पड़ जाता है तो लोग जल्द उसका ठीक तरह से सफाई नहीं कर पाता है, इसलिए लोग इसे छूना भी पसंद नहीं करते। लोग कीचड़ लगा कपड़ा पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उसे लगता है कि सामने वाला लोग उसे गंदा समझेगा और लोग उससे घृणा करेगा, इसलिए कीचड़ से किसी की सहानुभूति नहीं होती है। अब प्रश्न नंबर 2 है, जमीन ठोस होने पर उस पर किनके पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं। पद चिन्ह मतलब पैरों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो इसका आंसर है, कीचड़ जब सूख जाता है और ज़मीन ठोस हो जाता है तो उस पर पशु पक्षी आकर चहलकदमी करते हैं, मतलब उस पर खेलते हैं, धूपते हैं तथा खुश होकर उछल कूद करते हैं। इन पशुओं में कौन कौन पशु होते हैं? गाय, भैंसें, बैल, पारे, भेड़ें और बकरियां होती है। पक्षियों में बगुले आदि चलते हैं, जिसके उनके 3 उंगलियां आगे और 1 अंगूठा पीछे अंकित हो जाता है और यह देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और लेखक सोचते हैं कि काश हम भी इन पशु पक्षी के जैसे इस जगह पर चल पाते। आगे प्रश्न है, मनुष्य को क्या भान होता है जिससे वह कीचड़ का तिरस्कार करता है। तो इसका आंसर है, आज मनुष्य इतना भागदौड़ भरी जीवन में व्यस्त हो गया है कि उन्हें अपने जीवन का सही असलियत मालूम नहीं हो पाता, तो असलियत जानने के लिए गहन चिंतन नहीं कर पाते हैं। असल में मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि उसका पेट भरने वाला सारा अन्न, जैसे धान, गेहूँ, मकई, जौ, बाजरा आदि जो भी फसलें हैं, वे अन्न इसी कीचड़ से उत्पन्न होता है। उसे यदि इस तथ्य के बारे में भान हो जाता, मतलब जानकारी हो जाता, तो यह कदापि कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता। इसलिए मनुष्य को विवेक के साथ एक एक सूक्ष्म बातों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सही गलत का ठीक से निर्णय ले सके। आगे प्रश्न है, पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर है, पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की यह विशेषता है कि यह प्राचीन काल से है, मतलब काफ़ी लंबे समय से है। खंभात में माही नदी के सामने जो विशाल और अति गहरा कीचड़ फैला है, उसकी इतनी अधिक गहराई है कि उसमें पूरे का पूरा पहाड़ भी समा सकता है, लुप्त हो सकता है। आगे प्रश्न है, अब 50-60 शब्द का प्रश्न रहेगा। तो इसका प्रश्न है, कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश करता है। तो इसका आंसर है, कीचड़ का रंग श्रेष्ठ कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों और छायाकारों, मतलब फोटोग्राफरों को खुश करता है। वे भट्ठी में पकाए गए बर्तनों पर यही रंग करना पसंद करते हैं। छायाकार भी जब फ़ोटो खींचते हैं तो एकाध जगह पर कीचड़ जैसा रंग देना पसंद करते हैं। वे इसे वार्म टोन अर्थात पक्के रंग की झलक या ऊष्मा की झलक कहकर खुश होते हैं। इसके अतिरिक्त आम लोग अपने घरों की दीवारों पर, पुस्तकों के गत्तों पर और कीमती कपड़ों पर यही रंग देखना पसंद करते हैं। आगे प्रश्न है, कीचड़ सूखकर किस प्रकार के दृश्य उपस्थित करता है। तो इसका आंसर है, कीचड़ सूखकर टुकड़ों में बट जाता है। अधिक गर्मी के कारण उन टुकड़ों में दरारें पड़ जाती है, तब वे नदी के किनारे फैले हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दूर दूर तक खोपरे सूखने के लिए पड़े हो, मतलब नारियल के सूखे जो अंदर का
पार्ट होता है, इस तरह का दिखाई देता है। कीचड़ के अधिक सूखने पर उस पर पशु चलते हैं तथा उस पर खेल कूद करते हैं, तब उनके पैरों के निशानों से अद्भुत शोभा अंकित हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो उन पर अभी अभी भैंसों के कुल का महाभारत लड़ा गया हो, और जब बगुले उस पर चलते हैं तो उनके पैरों के निशान अंकित हो जाते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर दृश्य लगता है। आगे प्रश्न है, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन किन स्थानों पर दिखाई देता है? तो इसका आंसर है, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य नदी के किनारों पर दिखाई देता है। कीचड़ का पृष्ठभाग सूखने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी विहार करते हैं। उनका यह सौंदर्य बहुत ही अद्भुत देखने को मिलता है। कुछ अधिक सूखने पर उस पर गाय, भैंसे, पारे, भेड़ें, बकरियां भी उस पर खेल कूद करते हैं। भैंसों के पारे तो सींग से सींग भिड़ाकर भयंकर युद्ध करते हैं, तब कीचड़ जगह जगह से उखड़ जाता है। उस समय का सौंदर्य बहुत ही सुंदर देखने को लगता है। मही नदी के किनारे काफ़ी मात्रा में कीचड़ है और यह कीचड़ प्राचीन काल से है। आगे प्रश्न है, कवियों की धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य क्यों कहा है? अथवा कवियों की किन किन अवधारणाओं को काका कालेलकर ने युक्ति शून्य कहा है और इनका क्या आधार है? तो इसका आंसर है, कवियों की धारणा को लेकर युक्ति शून्य इसलिए कहा है क्योंकि वे कीचड़ का नाम सुनते ही घृणा से भर जाते हैं, पर कमल जो कि कीचड़ में पला है उसका नाम सुनते ही वे लोग डोलने लगते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। लेखक ने कवियों की धारणा को युक्ति शून्य ठीक ही कहा है। वे बाहरी सौंदर्य पर ध्यान देते हैं किंतु आंतरिक सौंदर्य और उपयोगिता को बिल्कुल देखते नहीं हैं। ये कविजन कीचड़ में उगने वाले कमल को तो बहुत ही सम्मान देते हैं किंतु कीचड़ का तिरस्कार करते हैं। वे केवल अपने काम की, सौंदर्य की और प्रत्यक्ष महत्व की बात का आदर करते हैं किंतु उन्हें उत्पन्न करने वाले कारणों का सम्मान नहीं करते। लेखक कहते हैं कि ऐसे कवि जो जीवन की गहराई को नहीं समझे तो उससे बात करना ही उत्तम है। आगे प्रश्न है, नदी के किनारे आशय स्पष्ट करने के लिए यह आएगा। तो पहला प्रश्न है, नदी के किनारे अंकित पद चिन्ह और सिंगों के चिन्हों से मानो महिषा कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। तो इसका आंसर है, लेखक कहते हैं कि नदी किनारे फैली कीचड़ जब सूख कर ठोस हो जाती है तो उस पर भैंसे, पारे आपस में क्रीड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं। वे सिंग से सिंग भिड़ाकर लड़ते हैं तथा अपने पैरों और सींगों से कीचड़ को खोद डालते हैं। उस खुदी हुई कीचड़ को देखकर पर तरह तरह के निशान अंकित हो जाते हैं। यह देखकर पता चलता है कि वे आपस में किस तरह भयंकर युद्ध लड़े होंगे। आगे प्रश्न है, आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते, हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातोश्री को गले नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ चर्चा न करना ही उत्तम। तो इसका आंसर है, कविजन मनमानी करते हुए पंख से उत्पन्न कमल की काफ़ी प्रशंसा करते हैं किंतु पंख को महत्व नहीं देते हैं। वे असलियत से दूर चले गए हैं, उनको गहराई में सोचने की ऐसा लगता है कोई दृष्टि ही नहीं है। जानकार होते हुए भी वे अनजान बने रहते हैं। वे अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं, पंकज की प्रशंसा करना ठीक ही है, हम लोग वासुदेव कृष्ण की पूजा करते हैं किंतु इस कारण वसुदेव को पूजा नहीं करते। इसी प्रकार हम हीरे को बहुत मूल्यवान मानते हैं किंतु उसके जनक पत्थर या कोयले की तो प्रशंसा नहीं करते। इस प्रकार मोती को गले में डालते हैं किंतु उसकी जननी सीपी को गले में धारण नहीं करते। लेखक कवियों के इन अकाट्य तर्कों से तंग आकर कहता है, कीचड़ की प्रशंसा करने के बारे में कम से कम कवियों से बात न की जाए तो अच्छा है। ये अपनी मनमानी करते हैं, इन्हें जो भी भा जाए सो भा जाए, उसके आगे वे किसी की नहीं सुनते हैं। वे शब्दों और वाक्पटुता से किसी को भी हरा सकते हैं, यानी वे असलियत पर पर्दा डालते हैं, गहराई तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए उससे बात करना
नहीं करना ही उत्तम है। आगे प्रश्न है, लेखक कीचड़ को सुंदर कहने के पीछे क्या तर्क देता है? तो इसका आंसर है, सामान्य रूप से कीचड़ को असुंदर और भद्दा कहा जाता है, उसे पंक या मल कहा जाता है, परंतु लेखक की दृष्टि उपयोगितावादी है। वह तर्क देता है कि कीचड़ बहुत ही उपयोगी होता है। सारा अन्न, फल फूल सब्जियां उसी में उत्पन्न होती है, इसलिए कीचड़ जीवनदायिनी होती है, वह हमें जीवन देती है। यह सब जीवनदायिनी है तो असुंदर कैसे हो सकता है? कवि का दूसरा तर्क कलावादियों को लेकर है। अधिकतर चित्रकार और मूर्तिकार कीचड़ जैसे रंगों को वार्म टोन कहकर पसंद करते हैं। कीमती कपड़ों का रंग तो हमेशा कीचड़ जैसा होता है, अतः हमें कीचड़ को असुंदर कहने की बजाय उसमें सौंदर्य का दर्शन करना चाहिए। कीचड़ के महत्व का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे प्रश्न है, तटस्थ सोच और भावनात्मक सोच में क्या अंतर होता है? आप उसे किसे उचित मानते हैं? तो इसका आंसर है, तटस्थ सोच और भावनात्मक सोच में बहुत अंतर है। भावनात्मक सोच हमारे मन की प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। मन मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, जिसे हमने गंदा कह दिया तो फिर वह गंदा ही नजर आता है। जैसे कीचड़ को गंदा और मैला मान लिया तो सभी उसे घृणित ही मानते हैं। दूसरी ओर तटस्थ सोच में लाभ हानि, पक्ष विपक्ष, उपयोगिता अनुपयोगिता, शुभ अशुभ का विचार करके निर्णय लिया जाता है। इस दृष्टि से हमें कीचड़ भी भले ही सुंदर प्रतीत होती है। मन की भावना और भौतिक आवश्यकताओं में हमेशा अंतर होता है, दोनों का अपना महत्व होता है। मन यदि सुर्ख चटकीले रंगों में रुचि लेता है तो उसे अस्वीकार कैसे करें? मन की बात माननी पड़ती है। जो आँखों को सुंदर लगे उसे सुंदर स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी ओर कीचड़ जैसी कुरुचिपूर्ण चीज़ें कितनी भी उपयोगी हो, किंतु उनमें डूबने का मन ही नहीं करता, यह भी असत्य है। हाँ, लाभ या लोभवश कोई उसे सुंदर कहे तो वह दृष्टि एकांगी है। आगे प्रश्न है, कीचड़ के तिरस्कार का मूल कारण क्या है, अथवा लोग कीचड़ की उपेक्षा क्यों करते हैं? शॉर्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर है, कीचड़ देखने में सुंदर नहीं होता, यह हमारे शरीर और कपड़ों को मैला कर देता है। मैल से सभी बचते हैं, इसलिए कीचड़ से भी सभी बचते हैं। आगे प्रश्न है, लेखक ने कीचड़ के में सौंदर्य के दर्शन कहाँ किए हैं? तो इसका आंसर है, लेखक ने कीचड़ में सौंदर्य के दर्शन उनके स्थलों पर किए हैं। उन्हें सूखी हुई कीचड़ ऐसी प्रतीत हुई मानो धरती पर खोपरे सुखाने के लिए डाले गए हों। उन्हें सूखी कीचड़ के ऊपर चलते हुए बगुले तथा अन्य पक्षी भी सुंदर प्रतीत हुए। अधिक सूखने पर उन पर गाय, भैंसे, बैलों, पारों, भेड़ों और बकरियों का चलना सुंदर प्रतीत हो रहा है। दो पारों के युद्ध के कारण मची हलचल को वे कीचड़ का सुंदरतम दृश्य मानते हैं। लेखक इस बात से क्यों चिंतित हैं कि कीचड़ के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है? आगे का प्रश्न है, तो इसका आंसर है, लेखक कीचड़ के महत्व को जानता है, उसी से अन्य कमल आदि उत्पन्न होते हैं, फिर भी कीचड़ से सहानुभूति न रखना उन्हें चिंतित कर दे रहा है। आगे प्रश्न है, खंभात के कीचड़ की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है, खंभात में इतना गहरा कीचड़ है कि उसमें पहाड़ के पहाड़ समा सकते हैं। आगे प्रश्न है, कीचड़ का जागृत भान हर एक मनुष्य को क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है, मनुष्य कीचड़ की गंदगी को देखता है किंतु उसकी निर्माण शक्ति से परिचित नहीं होता। उसे हमेशा यह बोध नहीं रहता कि यही कीचड़ उसके लिए अन्न उगाता है। आगे प्रश्न है, सनातन कीचड़ से लेखक का क्या अभिप्राय है और उसकी क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है, सनातन कीचड़ से लेखक का अभिप्राय है अनंत कीचड़, दूर दूर तक फैले कीचड़। उसकी विशेषता यह है कि उसमें हाथी ही नहीं, पहाड़ के पहाड़ भी उसमें समा सकते हैं। आगे प्रश्न है, मनुष्य को कीचड़ का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर है, कीचड़ में अन्न फल फूल उगाने की शक्ति होती है, इसलिए मनुष्य को उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आगे प्रश्न है, कीचड़ का काव्य में लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर है, कीचड़ का काव्य में लेखक कहना चाहता है कि कीचड़ की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, उसकी सृजन शक्ति को देखते हुए उसका सम्मान होना चाहिए, उसमें गंदगी न देखकर सौंदर्य का दर्शन करना चाहिए। आगे प्रश्न है, खंभात के पास किस नदी के आगे कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है? तो इसका आंसर है,
मही नदी के आगे कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है। आगे प्रश्न है, लोग अक्सर कीचड़ के रंग का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर है, लोग अक्सर कीचड़ के रंग का प्रयोग पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर और अपने कीमती कपड़ों पर करते हैं। आगे प्रश्न है, कवियों की किस वृत्ति पर लेखक काका कालेलकर ने व्यंग किया है? तो इसका आंसर है, कवियों की वृत्ति यह है कि वे मन की तरंग के अनुसार चलते हैं, वे बाहरी सौंदर्य पर ध्यान देते हैं, उसकी उपयोगिता पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि कवि को अंदर हर चीज़ की उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। आगे प्रश्न है, कीचड़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण तटस्थ क्यों नहीं है? कीचड़ का काव्य पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है, कीचड़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण तटस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके बाहरी रूप को गंदा मान लेते हैं, किंतु उसकी उपयोगिता पर जरा भी ध्यान नहीं देते। हम नहीं सोचते कि सारा अन्न इसी कीचड़ से पैदा होता है और पंकज भी इसी पंख की देन है। आगे प्रश्न है, कलाभिज्ञ लोगों को कीचड़ का रंग कहाँ देखना अच्छा लगता है? कीचड़ का काव्य पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, कलाभिज्ञ लोगों को कीचड़ का रंग मिट्टी के बर्तनों के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। फोटोग्राफर कीचड़ के रंग को या ठीकरे के रंग को वर्म टोन कहकर पसंद करते हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।